हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे। हेलो बच्चों, हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक लेक्चर देखा है जिसमें कि हमने कंसेप्ट देखा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कौन कौन सी उसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और उसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज हम लोगों ने देखी थी। आज उस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, डेट ऑफ मैच्योरिटी काउंट करने में कुछ जो 4-5 चीजें रहती हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर बिल ड्रॉन है आफ्टर साइट तो एक्सेप्टेंस के बाद से उसकी डेट कैलकुलेट करते हैं। अगर आफ्टर डेट वाला बिल है तो उसको जिस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से टेन्योर कैलकुलेट करते हैं। अगर पीरियड इन डेज दिया हुआ है तो फिर हमें जिस डे पे बिल ड्रॉ हुआ है उस डे को एक्सक्लूड करके डेज काउंट करने पड़ते हैं। पीरियड इन मंथ्स दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ से कोई मतलब नहीं है, हमको मंथ्स एग्जैक्टली 2 महीने 3 महीने बाद की जो डेट होती है उस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड, जो भी हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी निकलती है। ऑन डिमांड बिल होता है तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस वगैरह नहीं होता है। पब्लिक हॉलिडे पे अगर कोई बिल मैच्योर होता है तो उससे एक दिन पहले की उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है और लगातार 2 दिन हॉलिडे है तो ओरिजिनल डेट ऑफ मैच्योरिटी से एक दिन बाद की डेट होती है। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। अब सीधे हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, आपको वहां दिख जाएगा। आप उसमें पहला जो है वो है 1 दिसंबर डेट दी हुई है और उसके बाद दिया हुआ है 60 डेज, ड्यू डेट है 60 डेज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जनवरी के 30 डेज, अभी दिसंबर का 1 दिसंबर से 60 डेज काउंट करेंगे तो 1 दिसंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। डेज में हम लोगों ने रूल देखा था कि जिस डेट जो दी हुई है उसे एक्सक्लूड करके बाकी काउंट करेंगे। 1 दिसंबर अगर हम हटा देते हैं तो दिसंबर में बचते हैं 30 डेज और नेक्स्ट 30 डेज और हम, क्योंकि 60 डेज का है तो 30 डेज दिसंबर के, 30 डेज जनवरी के लेंगे प्लस 3 डेज। अब 30 डेज जनवरी तक कितना आता है? 30th ऑफ जनवरी। अब 3 डेज उसमें ऐड करेंगे तो 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। ये हो गई मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट। फिर नेक्स्ट है 30th अप्रैल, बिल फॉर 2 मंथ्स। अब 30th अप्रैल है और 2 मंथ्स का है तो 30th अप्रैल के बाद 30th मई एंड 30th जून, 2 महीने बाद, और उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए 30th जून में तो 1st, 2nd, 3rd जुलाई, 3rd जुलाई इसकी मैच्योरिटी डेट। फिर है 28th जनवरी और 1 मंथ का बिल है, मंथ में दिया है तो 28th जनवरी के बाद 1 मंथ मतलब 28 फरवरी और 3 डेज ऑफ ग्रेस 1st, 2nd, 3rd मार्च। फिर 23rd नवंबर फॉर 2 मंथ्स, 23rd नवंबर से 23rd दिसंबर, 23rd जनवरी, 2 महीने पूरे हो जाते हैं। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस तो 26 जनवरी। अब यहाँ 26 जनवरी एक हॉलीडे पड़ जाता है तो एक दिन पहले, ये जनवरी 25 इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फाइनली मई 29 फॉर 4 मंथ्स, मई 29 डेट ऑफ बिल है और 4 मंथ्स उसकी जो है टेन्योर है। तो 29 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 सितंबर को डेट आती है और उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देते हैं तो
29 सितंबर के बाद 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर फिर एक हॉलीडे है, तो एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी है 1 अक्टूबर। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये एक्चुअली दिस इज नॉट द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट इज October 1, 2020। ठीक है, इसमें भी ये नहीं है, ये वाली है। तो ये एक न्यूमेरिकल था डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। अब आते हैं हम जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, जर्नल एंट्रीज। कैसे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज वो देखते हैं अब हम लोग। हाँ जी, अब जब हम लोगों ने डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल एंट्री में दो लोगों की बुक्स में इंटरेस्टेड है हम लोग। एक तो जो क्रेडिटर है, जो ड्रॉअर ऑफ बिल है, और एक जो डेटर है जिसने एक्सेप्ट किया है पेमेंट करना। ठीक है, तो एक ड्रॉअर हो गया, एक ड्रॉई हो गया। ये बात बहुत जरूरी है, आप लोग बार बार बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को कंफ्यूज ना करें। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज ही देख रहे हैं, दोनों को एक ही मान के जर्नल एंट्रीज करेंगे और पूरा टाइम हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ही दिमाग में रखेंगे। ड्रॉअर, ड्रॉई, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे ही हम लोग देखते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हम लोग दिमाग में रखेंगे और उसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं, जर्नल एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब इसके एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये एकदम क्लियर होती चली जाएगी। शुरू में खाली जर्नल एंट्री दिख रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत सारे करेंगे तो ये सब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और न्यूमेरिकल्स तक का वेट करें इस चीज को समझने के लिए। पूरा थोड़ा सा तो अभी भी क्लियर होगा, लेकिन इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले तो सबसे पहले होता क्या ट्रांजैक्शन जिसके बेसिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज आता है? परचेज या सेल ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट परचेज, जहां कैश सेटलमेंट हो गया वहां तो कोई बात ही नहीं है। जब क्रेडिट में परचेज और सेल होती है, एक तरफ से सेल, एक तरफ से परचेज, तो सबसे पहले क्रेडिट सेल हुई। अब क्रेडिट सेल में क्या होता है? कस्टमर का नाम आ जाता है, कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। यही अगर कैश सेल होती तो कैश टू सेल्स हो जाता, पर क्योंकि ये कैश सेल नहीं है तो यहाँ पे डेटर का नाम आ जाएगा। और ये जीएसटी है, जो भी होगा, स्टेट जीएसटी या आईजीएसटी जो भी होगा वो आएगा। और मेन है यहाँ पे सेल्स, ये है क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पे डेटर का नाम आ गया डेबिट में और सेल्स आ गया क्रेडिट में। इसके बाद जब ये सेल या परचेज, क्रेडिट सेल परचेज हो गई, यहाँ पे इस केस में क्रेडिट सेल है, तो अब जब सेल हो गई, एक बार क्रेडिट सेल हो गई, तो उसके बाद जो सेलर है वो एक बिल बनाता है और उसे एक्सेप्ट करवाता है। एक्सेप्टेंस होने के बाद ही बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है, और जब एक्सेप्टेंस होती है तो बिल रिसीवेबल की एंट्री की जाती है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया जाता है, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्यों? जब बिल मिलता है तो सेलर मान लेता है कि उसका सेटलमेंट हो गया, उसके अकाउंट का सेटलमेंट हो गया है, तो जो ये डेटर बनाता है यहाँ पे उसको वो फ्री कर देता है लायबिलिटी से। डेटर को जो यहाँ पे डेबिट किया उतने ही अमाउंट से यहाँ क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर का अकाउंट क्लोज। लेकिन एक नई जो है असेट इसके पास आ गया है सेलर के पास, बिल्स रिसीवेबल के नाम से। अब ये पे तो डेटर को ही करना है, पर क्योंकि अब ये डेटर रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज है इसके बेसिस पे डेटर से पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे ये एक नया एसेट क्लास बन गया और हमने पुराने जो एसेट क्लास को था, जो डेटर था, उसको एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये चीज आप समझेंगे। अभी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसका मीनिंग आप समझेंगे कि इसका क्या फायदा होता है, ऐसा हमने क्यों किया। अरे डेटर था, डेटर से पैसे ले लेते, यहाँ डेटर ही दिखाते रहते, पर ऐसा नहीं है। इस डॉक्यूमेंट के बड़े फायदे हैं, बड़े यूजेस हैं, तो उसको एज अ एसेट यूज कर पाता है सेलर। तो एक तरह से सेलर को अगर ये डॉक्यूमेंट मिल गया तो सेलर के लिए अभी का हो गया ट्रांजेक्शन, सेलर ने डेटर को क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, और यहाँ डेटर के, यहाँ पे सेलर के पास एक, क्रेडिटर के पास एक डॉक्यूमेंट आ गया बिल्स रिसीवेबल, तो वो अकाउंट डेबिट हुआ और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इसके बाद क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे कि इसके 4 केसेस होते हैं। ये होने के बाद क्रेडिटर इस बिल का क्या करता है,
वो हम देखेंगे। उसके 4 केसेस होते हैं और उसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बिल्स रिसीवेबल का रेलेवेंस क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब ये क्रेडिटर के पास डॉक्यूमेंट आ जाता है उसका वो क्या करता है वो हम देखेंगे 4 केसेस जब समझेंगे। तो फिलहाल हम आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन? डेटर, जिसने माल खरीदा है, उधार खरीदा है, तो वो डेटर है। ठीक है, तो उसने खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि ये क्रेडिटर है। अगर ये कैश परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, पर यहाँ पे क्योंकि कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिटर का नाम आना जरूरी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये जीएसटी जो भी होगा, जीएसटी लिख दिया, चाहे वो अब सीजीएसटी हो, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन बात ये है क्रेडिट परचेज की एंट्री है, तो जब हमें पता है क्रेडिट परचेज की रूटीन एंट्री है, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है। नया यहाँ पे है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बार जब परचेज क्रेडिट पे कर लिया है तो एक चीज तो ये हो सकती है कि थोड़े दिन बाद ये पेमेंट कर दिया जाए और यहाँ पे क्रेडिटर टू कैश कर दें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है क्रेडिटर टू कैश, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद सीधे सीधे पेमेंट कर दिया, हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, एक प्रॉमिस दिया जा रहा है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है। तो हम वो चीज कैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इस केस में वो बिल्स रिसीवेबल था, यहाँ वो बिल्स पेएबल बन गया है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही, पर ड्रॉवर की बुक में वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल, उसे रिसीव करना है, और ड्रॉई की बुक में वो क्या बन गया? पेएबल, उसको ये पे करना है। तो उसने क्या किया? क्रेडिटर तो खत्म कर दिया, जो जो यहाँ क्रेडिट किया था वो यहाँ डेबिट करके खत्म कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट इज क्लोज्ड। लेकिन एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, वो है बिल्स पेएबल, ये पे करना पड़ेगा उसको आगे जाके। तो डायरेक्टली क्रेडिटर को कैश देने की बजाय इन्होंने क्या किया? क्रेडिटर को पहले बिल्स पेएबल दिया और फिर इस बिल्स पेएबल को कैश से सेटल किया। ठीक है, ये एकदम से नहीं आपको समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं, जब हम करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तब ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि सप्लायर का अकाउंट तो यहाँ क्लोज कर दिया, बिल्स पेएबल एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और जब वो मैच्योर होगी 2 महीने 3 महीने बाद, तब वो बिल्स पेएबल भी खत्म कर दिए जाएंगे। कैसे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिस तरीके से भी सेटलमेंट होगा। तो ये तो है ये जर्नल एंट्रीज, हमने इसकी बेसिक्स देख ली, एक बार जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लिया, अब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, तब धीरे धीरे करके आपको क्लियर होता जाएगा, 5-6 प्रॉब्लम्स के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे। तो अब जब हमने जर्नल एंट्रीज देख ली हैं कि ड्रॉअर की बुक्स में क्या होती है और ड्रॉई की बुक्स में क्या होती हैं, तो पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर हम कुछ और केसेस देखेंगे। पहले एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। PS ग्रेवाल बुक का यही है, ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2021 A sold goods to B for 5,000 प्लस IGST एट द रेट 1800। A ने B को गुड्स बेचे 5,000 के, उस पर 18% IGST लगा। तो पहले तो क्या खरीद और बेच की एंट्री हो जाएगी? B ने खरीदा है और A ने बेचा है, तो A की बुक में क्या एंट्री होगी? B टू आउटपुट GST टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल की एंट्री है, यहाँ पे B डेटर है, तो B डेबिट टू आउटपुट IGST 18% निकाला हमने 5,000 का, 900 टू सेल्स अकाउंट 5,000। ये तो सिंपल क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई है। ठीक है, और B की बुक में क्या हो जाएगा? ये परचेजेस की एंट्री हो जाएगी, परचेजेस में 5,000, IGST 900 टू A, यहाँ पे A क्रेडिटर हो गया तो टू A, ये बिल्कुल बेसिक एंट्री है क्रेडिट सेल की, क्रेडिट परचेज की। अब यहां से शुरू होती है हमारी अगली इंपॉर्टेंट एंट्री, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की। तो
इसमें क्या कहते हैं, ए रिसीव 900 बाय चेक फ्रॉम बी एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेएबल 3 months आफ्टर डेट। देखिए अब यहाँ पे वो कंसेप्ट आ गए, हमने जर्नल एंट्रीज के पहले जो देखा था डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जब 3 months आफ्टर डेट, अब जब डेट क्या है 1 जनवरी, डेट है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद जब हम लिखेंगे इसमें 3 months, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 months हो गए, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 4 अप्रैल हो गया। यहां पे हम बाद में आएंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं 3 months आफ्टर डेट का क्या मतलब है। जनवरी 1 अगर ये डेट है बिल की, तो इसके बाद 3 months प्लस डेज ऑफ ग्रेस काउंट करेंगे। पर जनवरी 1 को एक बिल ड्रॉ किया गया, और जब बिल ड्रॉ किया और वो एक्सेप्ट हो गया, वो बिल्स रिसीवेबल बन गया, तब क्या एंट्री हुई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब ये छोटे से अमाउंट को जो कि आईजीएसटी का अमाउंट था वो पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे वो 900 रुपीज में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन बचा कितना है देने से, भाई बी तो फुल 5900 का डेटर है ना, उसे देने 5900, उसमें से 900 उसने पे कर दिया और बाकी का उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 5000 उसको अभी देने हैं आफ्टर 3 months। तो इसके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना जिसको कि बी ने एक्सेप्ट किया, और इसका अमाउंट है 5000, और यहाँ बी कितने से फ्री हो गया, 5900 से, क्योंकि 900 उसने ऑलरेडी पे कर दिए और 5000 का एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। तो बी का अकाउंट क्लियर, जो भी यहाँ डेबिट हुआ था वो बी यहाँ क्रेडिट होके बी का अकाउंट क्लियर। अब ए के पास बिल्स रिसीवेबल है 5000 के, जो कि मैच्योरिटी पे उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यही हम अज्यूम करते हैं। और फाइनली जब मैच्योरिटी होती है तो उस केस में क्या हुआ, the bill was duly accepted by B, A retained the bill till due date, on the due date the bill was paid। ठीक है, तो इसमें ड्यू डेट में बिल पे भी कर दिया, एक्सेप्ट भी हो गया, पे भी हो गया, तो ड्यू डेट निकालेंगे, ड्यू डेट दी नहीं है, ड्यू डेट निकालना पड़ेगी, तो बहुत इजी है। 3 months आफ्टर डेट का बिल है, तो डेट है जनवरी 1, उसका 3 months हो गया अप्रैल 1 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ये यहाँ पे डेट लिखना बहुत जरूरी है, डेट सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको मैच्योरिटी कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, जो कि हमने पहले पिछले लेक्चर में भी देखा, और इस लेक्चर का भी जो पहला न्यूमेरिकल हमने किया था वो डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का ही था। एक बार ये डेट लिख दी, ड्यू डेट पे क्या हुआ, पेमेंट मिल गया, पेमेंट मिल गया तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो यहाँ पे डेबिट किया था उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, कैश मिल गया। ये ए की बुक में हो गया। अब दूसरी ओर बी की बुक में क्या है, जब उसने परचेज किया तो ये एंट्री थी, उसके बाद जब उसने बिल एक्सेप्ट किया तो उसके लिए तो वो पेबल है ना, जब उसको पे करना है, बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक के लिए वो रिसीवेबल बन गया और एक के लिए वो पेएबल बन गया। तो यहां पे उसने क्या किया कि ए को पैसे देने थे तो ए क्रेडिटर था, ए को क्रेडिट किया था। अब ए को डेबिट क्यों किया, क्योंकि सेटलमेंट कर दिया, कुछ पैसा बैंक के थ्रू दे दिया और कुछ के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, एक बिल्स पेएबल दे दिया। ठीक है, तो ए का अकाउंट सेटल हो गया, ए का अकाउंट डेबिट हो गया पूरे 5900 से, और एक नया बिल आया 5000 का, बाकी जो थोड़ा पैसा बचा था वो बैंक से पे कर दिया। ठीक, अब ये बिल्स पेएबल एक नई लायबिलिटी है, ऑन ड्यू डेट ये बिल्स पेएबल कैश में सेटल हो गया। बिल्स पेएबल का मतलब ही है ना आगे जाके पे करना है, तो ये लायबिलिटी थी और ये लायबिलिटी जब पे हो गई तो उसको ड्यू डेट पे हमने लिख दिया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से ये बहुत सिंपल केस था जिसमें कि परचेज हुई, सेल हुई, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल हुई, उसके बाद एक बिल एक्सेप्टेंस हुआ, एक बिल जनरेट हुआ और उसके बाद उसका पेमेंट कैश में हो गया ड्यू डेट पे। ये सबसे सिंपल केस है। अब हम इसमें और केसेस देखेंगे कि इसके सिवा और क्या होता है। जो क्रेडिटर है, जो बिल्स रिसीवेबल रखता है, वो उसका क्या क्या कर सकता है, वो केसेस देखेंगे हम लोग
और उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे और काफी सारी प्रॉब्लम्स करने के बाद ये चीज और क्लियर होगी। अभी अगर 50-60% भी क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 प्रॉब्लम्स करते ही ये 90% क्लियर हो जाएगा और 7-8 प्रॉब्लम हो जाएंगी तो ये पूरा 100% बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बस ये यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स होते हैं जो हमें समझ में आने चाहिए और वो आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल्स करने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और केसेस देखेंगे इसके।